नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है। जी। गजा पर इजराइल की नई योजना है, उस पर काफी कुछ हो रहा है। फिर अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन, उनकी एक मुलाकात की बात चल रही है। हाँ, वो भी काफी चर्चा में है। और हाँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी एक बड़ी खबर है, चैट जीपीटी का नया वर्जन। बिल्कुल, चैट जीपीटी 5। तो ये तीनों ही खबरें अपने आप में काफी बड़ी हैं। हाँ। और शायद कहीं ना कहीं जुड़ी हुई भी। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि क्या हो रहा है। हाँ। और इसके मायने क्या हो सकते हैं। चलिए शुरुआत इजराइल से करते हैं। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो योजना है गजा सिटी पर कब्जे की, उसको सिक्योरिटी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, मंजूरी तो मिल गई है। योजना यह है कि सेना अब नियंत्रण लेगी और करीब 10 लाख लोगों को दक्षिण गजा भेजने की बात है। 10 लाख लोग, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। पर ये इतना सीधा नहीं लग रहा है ना? अंदर से ही कुछ दिक्कतें हैं शायद। बिल्कुल, दिक्कतें हैं और काफी गंभीर हैं। मतलब सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि खबरों के मुताबिक खुद इजरायली आर्मी चीफ इयाल ज़मीर वो इस प्लान के हक में नहीं है। अच्छा, आर्मी चीफ ही नहीं मान रहे हैं? हाँ, वो इसे एक तरह का जाल में फंसने जैसा बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जब सेना का नेतृत्व ही सवाल उठा रहा हो। और सिर्फ सेना ही नहीं, आम लोगों में भी गुस्सा है। तेल अवीव में प्रदर्शन हुए। जी हाँ, तेल अवीव में प्रदर्शन हुए और इनमें वो परिवार भी शामिल थे जिनके लोग हमास के बंधक हैं। उन्हें डर है कि ये जो फौजी कार्रवाई होगी उससे बंधकों की जान को और खतरा बढ़ जाएगा। पुलिस ने वाटर कैनन वगैरह भी इस्तेमाल किया, खबरों में था। हाँ, स्थिति तनावपूर्ण थी। और देखिए, ये सिर्फ बाहर का दबाव नहीं है, अंदरूनी राजनीति भी, वो कहते हैं ना, गरमाई हुई है। जैसे अटॉर्नी जनरल को बदलने की कोशिश हुई, जिसे अदालत ने रोक दिया। फिर एक अहम कमेटी के प्रमुख को भी हटाने की कोशिश हुई। और ये भी सुनने में आ रहा है कि सैनिकों की कुछ कमी है और कुछ लोग युद्ध में जाने से इनकार भी कर रहे हैं। ओहो, तो मतलब नेतन्याहू सरकार पर अंदर से भी काफी प्रेशर है। बहुत ज्यादा। और बाहर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रिएक्शन है? वहां से भी प्रतिक्रियाएं कड़ी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो साफ साफ कहा है कि ये गलत है। अच्छा, उन्होंने सीधा गलत कहा है। हाँ, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज हथियार एक्सपोर्ट रोकने की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने तो तबाही मचाने वाले नतीजों की चेतावनी दी है। और फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसे बड़ा अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। स्थिति वाकई गंभीर लग रही है। हाँ, और गजा के अंदर जो लोग हैं उनकी हालत सोचिए। एक निवासी हैं महमूद अली अलजद। उनके शब्दों में वहाँ की पूरी निराशा झलकती है। वो कहते हैं उन्होंने पहले ही गजा पर कब्जा कर लिया है, यहाँ कोई जगह सुरक्षित नहीं है, हम थक चुके हैं। उफ, ये सुनना ही मुश्किल है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा कूटनीति की तरफ चलते हैं। अमेरिका और रूस, ट्रंप और पुतिन। हाँ, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, अगले हफ्ते मिलने वाले हैं। और ये तब हो रहा है जब ट्रंप ने रूस को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए जो डेडलाइन दी थी वो खत्म हो चुकी है और युद्ध तो अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, युद्ध जारी है। और इस मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शामिल नहीं होंगे, ये बात भी अहम है। तो रूस इसे कैसे देख रहा होगा? उनके लिए तो ये एक तरह की जीत हुई। हाँ, कह सकते हैं रूस इसे एक कूटनीतिक जीत की तरह पेश कर रहा है। शायद पुतिन के लिए एक मौका है कि वो पश्चिमी देशों द्वारा जो अलग थलग किए गए थे उसके बाद फिर से ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना पाएं। और इसमें संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, उसकी भी भूमिका है। जी हाँ, यूएई भी इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है मध्यस्थता में। एक और बात जो थोड़ी अजीब लगी वो ये कि रूस में, मतलब अंदर, ट्रंप को अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि जो पश्चिम विरोधी रैलियां होती हैं वहां भी लोग कह रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी चाहिए। हाँ, ये दिलचस्प है। दिखाता है कि अंदरूनी तौर पर भी लोग शायद बदलाव या बातचीत का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि इस मुलाकात से यूक्रेन में शांति आ ही जाएगी। हाँ, वो तो है, गारंटी तो किसी चीज की नहीं। बिल्कुल, कूटनीति में बातचीत के दरवाजे खुले रखना जरूरी होता है, पर नतीजा क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पे, टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी 5। हाँ, ओपन एआई का नया मॉडल। दावा तो बहुत बड़ा है। कह रहे हैं कि ये पहले से ज्यादा भरोसेमंद है, भाषा को बेहतर समझता है, और वो जो हेलुसिनेशन वाली दिक्कत थी। हेलुसिनेशन यानी जब एआई गलत या मनगढ़ंत जानकारी दे देता है। हाँ, तो वो कम करता है, ऐसा कह रहे हैं। जी, ओपन एआई का दावा तो यही है कि ये गलतियां आप काफी कम होंगी। वो तो इसे यहाँ तक कह रहे हैं कि ये किसी भी क्षेत्र में पीएचडी लेवल का एक्सपर्ट है। पीएचडी लेवल एक्सपर्ट? ये तो बहुत बड़ा दावा है। 300 अरब डॉलर की कंपनी है ओपन एआई, उनके लिए ये लॉन्च बहुत जरूरी होगा, खासकर जब एआई बनाना इतना महंगा है और वो शायद अभी मुनाफे में भी नहीं है।
बिल्कुल, ये उनके लिए बहुत अहम है। लेकिन इसके साथ ही वो सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं ये सिर्फ एक हाइप तो नहीं, एक बबल जो कभी भी फूट सकता है? हाँ, ये डर तो रहता ही है टेक्नोलॉजी में। और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन, उन्होंने इसकी तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की है। ये थोड़ा डरावना नहीं लगता? हाँ, ये तुलना सोचने पर मजबूर करती है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट मतलब पहला परमाणु बम। बिल्कुल। तो जब आप अपनी टेक्नोलॉजी की तुलना उससे करते हैं, तो आप अनजाने में ही सही उसके खतरों की तरफ भी इशारा कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली चीज है। और अब तो मुकाबला भी पड़ गया है। पहले तो चैट जीपीटी अकेला था, अब तो मेटा है, गूगल है, चीन की डीप सीक। हाँ, अब मैदान भरा हुआ है। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। और शायद ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे कंपनियों पर बेहतर और ज्यादा सुरक्षित एआई बनाने का दबाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आज हमने 3 बड़े मुद्दों पर बात की। गाजा में इजराइल की योजना और उस पर अंदरूनी और बाहरी दबाव, जी फिर ट्रंप और पुतिन की होने वाली मुलाकात और उसके कूटनीतिक मायने, हाँ, और आखिर में चैट जीपीटी 5 का लॉन्च, एआई की दुनिया में अगला कदम और उससे जुड़ी उम्मीदें और चिंताएं भी। बिल्कुल। और ये तीनों भले ही अलग-अलग दिखें, पर शायद कहीं ना कहीं ये आज की दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ संघर्ष है, दूसरी तरफ उसे सुलझाने की कूटनीतिक कोशिशें, और तीसरी तरफ ये टेक्नोलॉजी है जो सब कुछ बदल रही है। सोचने वाली बात है, क्यों? हाँ, सोचने वाली बात यही है कि ये तीनों ताकतें, संघर्ष, कूटनीति और तकनीक, ये आगे चलकर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगी और हमारी दुनिया को किस तरफ ले जाएंगी। ये एक सवाल है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। बीबीसी दुनिया में आज देखिए नेतन्याहू के प्लान का इजराइल में ही क्यों हो रहा है विरोध। गाजा पर कंट्रोल के इजराइल के प्लान की कई देशों ने की आलोचना। इजराइल में भी हुए प्रदर्शन। मिलिट्री चीफ के भी प्लान पर सहमत ना होने की खबर। टेंशन के बीच अचानक मिलने को तैयार हुए अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति। मगर क्या ट्रंप और पुतिन की मुलाकात रोक पाएगी यूक्रेन जंग? बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई राज्यों में वोट चोरी होने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मांगी 10 साल की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले, गंभीरता से ना लिया जाए राहुल का बयान। और ओपन एआई ने अपने लेटेस्ट मॉडल चैट जीपीटी 5 को बताया पीएचडी लेवल का एक्सपर्ट। मगर ऐसे दावों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। गाजा पर कब्जे की इजराइल की तैयारी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा सिटी पर कब्जे के प्लान को मंजूरी भी दे दी है और इसे इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन इसी के साथ इजराइल के अंदर राजनीति और विरोध भी इसे लेकर शुरू हो गया है। इस प्लान के तहत पहले चरण में इजरायली सेना शहर का नियंत्रण अपने हाथ में लेगी। करीब 10 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा में विस्थापित किया जाएगा। आलोचकों का कहना है कि इस प्रस्ताव से इजरायली बंधकों और फलस्तीनी नागरिकों की जान को और खतरा हो सकता है। देखिए बीबीसी संवाददाता सिमन जोन्स की रिपोर्ट। जब इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, तब सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें हमास की कैद में मौजूद बंधकों के दोस्त और परिवार वाले भी शामिल थे। उनका कहना है कि गजा में और मिलिट्री ऑपरेशन बंधकों की जान खतरे में डाल सकता है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर वही हुआ जिसका प्रदर्शनकारियों को डर था। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय का कहना है कि इजरायली सेना गजा सिटी को अपने कब्जे में लेगी। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही फॉक्स न्यूज पर ये बात कह चुके हैं। हमें अपनी सुरक्षा के लिए वहां से हमास को हटाना होगा, लोगों को आज़ाद कराना होगा और गजा को ऐसे प्रशासन को सौंपना होगा जो ना तो हमास हो और ना ही इजराइल की तबाही की वकालत करता हो। इजरायली कैबिनेट का कहना है कि जब जंग खत्म होगी तब हमास के पास हथियार नहीं रहेंगे। सारे बंधकों को वापस लाया जाएगा। गजा पट्टी में सैनिकों की मौजूदगी नहीं होगी। गजा की सिक्योरिटी का कंट्रोल इजराइल के पास होगा और वहां ऐसा प्रशासन होगा जिसमें ना तो हमास की कोई भूमिका होगी, न ही फलस्तीनी अथॉरिटी की। गजा के हालात पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ये कदम इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग थलग कर सकता है।
महमूद अली अलजद नाम के इस शख्स को यकीन नहीं हो रहा कि हालात और बिगड़ने वाले हैं। उन्होंने पहले ही गजा पर कब्जा कर लिया है। जहां भी जाओ वो जगह उनके कब्जे में है। इससे ज्यादा वो क्या करेंगे? उन्होंने गजा को बर्बाद कर दिया है। यहाँ कोई जगह सुरक्षित नहीं है। हम थक चुके हैं। ये जंग कब तक चलेगी? इस हफ्ते गजा सिटी में राहत सामग्री एयर ड्रॉप की गई। गजा के नए प्लान के लागू होते ही पहले से विस्थापित होकर भटक रहे फलस्तीनियों को फिर कहीं और जाना पड़ेगा। इसराइल का कहना है कि वो वॉर जोन के अलावा बाकी जगहों पर लोगों तक एड पहुंचाता रहेगा, लेकिन यूएन का कहना है कि मिलिट्री ऑपरेशन का दायरा बढ़ाना फलस्तीनी नागरिकों और इस्राएली बंधकों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। बीबीसी संवाददाता सिमन जोन्स की रिपोर्ट। और इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट के फैसले की वहां के विपक्ष ने भी आलोचना की है। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी आलोचना हो रही है। गजा सिटी को कब्जे में लेने के फैसले की इजराइल के आर्मी चीफ इयाल ज़मीर ने आलोचना की है। खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये जाल में फंसने के जैसा होगा। वहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ये गलत है और इससे और खून खराबा ही बढ़ेगा। और इस फैसले के बाद जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि वो इजराइल को हथियारों का एक्सपोर्ट रोक देंगे। और इस पर यूनाइटेड नेशंस ने भी रिएक्ट किया है। यूएन ने चेतावनी दी है कि इसके नतीजे तबाही मचाने वाले होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास के ऑफिस ने कहा है कि ये बहुत बड़ा क्राइम है और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन भी है। फिलहाल इजराइल में कैसे हालात हैं, इस पर कुछ देर पहले हमने बात की यरूशलेम में मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट हरिंदर मिश्रा से। सैनिकों की भारी कमी भी अब नजर आ रही है। अक्टूबर 7 के हमले के बाद यहाँ पर लोगों में एक भाव ऐसा था कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत सारे इजरायली जो हैं वो बाहर से इसराइल जो बाहर रह रहे थे या बाहर किसी काम से गए हुए थे या फिर पर्यटन के लिए गए हुए थे, वो वापस इजराइल लौटे थे इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए। अब इसके विपरीत देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो फौजी हैं वो इसराइल से बाहर जा रहे हैं छुट्टियों पर, तो वो आने से इनकार कर रहे हैं, या फिर यहाँ भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस युद्ध में आगे हिस्सा लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह की यहाँ घरेलू राजनीति चल रही है उसमें एक तबका जो है आबादी का वो हर तरह का त्याग कर रहा है, वो हर तरह की कुर्बानी दे रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसा तबका है जिसे सारी सहूलियतें मिली हुई हैं। तो यहाँ पर अंदरूनी घरेलू राजनीति में भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो है उनको निकाल दिया है सरकार ने, उनके खिलाफ फैसला किया है, लेकिन अदालत ने कहा है कि अभी भी वो अपने पद पर बनी रहेंगी। यहाँ पर एक जो अहम कमेटी है फाइनेंस एंड डिफेंस कमेटी की, उसके जो सरबराह थे उनको भी यहाँ पर सरकार ने उनको भी बदल दिया है। तो यहाँ पर काफी घरेलू राजनीति में भी काफी कुछ जो है चहलकदमी देखने को मिल रही है, काफी अफरा तफरी मची हुई है। और लोगों का जहां तक सवाल है तो प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो लोग बंधक बनाए गए हैं उनके परिवारजनों का जो फोरम है उसके तरफ से अपील की गई है कि कल जो यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है उसमें लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो सम्मिलित हों। वैसे भी हर शनिवार को यहाँ पर जब विरोध प्रदर्शन होते हैं तो उसमें लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। और बात रूस यूक्रेन जंग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने के लिए एक डेडलाइन दी थी। वो डेडलाइन तो आज खत्म हो रही है, लेकिन यूक्रेन में रूस की जंग जारी है। मगर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते मुलाकात करने वाले हैं। बात यूक्रेन में सीज फायर पर होनी है, लेकिन एक शख्स जो इस मीटिंग में मौजूद नहीं होंगे वो हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। क्या इसे पुतिन की जीत के तौर पर देखा जा सकता है? ऐसे में देखिए बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति बतौर मेहमान रूस पहुंचे हैं, जिनके सम्मान में ये सेरेमनी हो रही है। लेकिन हर कोई जिसकी चर्चा कर रहा था वो है व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात। रूस ने कहा है कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति कुछ ही दिन में मिलने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारे बहुत से दोस्त हैं जो इस समिट के आयोजन में मदद के लिए तैयार हैं। यूएई के राष्ट्रपति भी उनमें से एक हैं, लेकिन मुलाकात कहां होगी उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया। ये दोनों नेता आखिरी बार डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मिले थे। वो सालों से नहीं मिले हैं। ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने के लिए जो डेडलाइन दी थी, ये घोषणा उससे ठीक पहले हुई है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अब तक जंग खत्म नहीं की है।
उन्होंने किसी तरह एक कमजोर स्थिति से बाहर निकलकर कुछ बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि 5 मिनट पहले रूस पर सैंक्शंस लगने वाले थे और अब अचानक वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, जो वो हमेशा से चाहते थे। ये काफी बड़ा बदलाव लगता है। एकदम से हम अमेरिका के अल्टीमेटम के बजाय बैठक की डेडलाइन पर चर्चा कर रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन इसे पहले ही एक कूटनीतिक जीत मान रहे होंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जब से बड़े पैमाने पर जंग छेड़ी थी, तब से पश्चिमी देशों ने उनसे किनारा कर लिया था। अगर ये बैठक होती है तो वो ये कह पाएंगे कि वो एक बार फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स की पहली कतार में लौट आए हैं। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो रूस में उन्हें अब उनसे भी समर्थन मिल रहा है जिनसे इसकी सबसे कम उम्मीद की जा सकती है। ये एक एंटी वेस्ट कम्युनिस्ट रैली है। यहाँ लोग यूरोप के विरोध में तो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के खिलाफ नहीं। आनिया कह रही हैं कि अभी जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए ट्रंप के साथ मुलाकात अहम होगी। रही बात यूरोप की, तो फिलहाल वो हमारा दोस्त नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बारे में बात करते हुए निया इला मुझसे कह रही हैं कि मैं चाहती हूं कि ये दोनों नेता जरूर मिलें और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात हो, ताकि ये मिलकर इन मुश्किलों का कोई हल निकाल पाएं। लेकिन रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए तैयार नहीं है। कूटनीति की तमाम बातों के बावजूद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात यूक्रेन में शांति ला पाएगी। बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। फ्रांस वाइल्ड फायर से जूझ रहा है। ये वहां पिछले 75 साल से ज्यादा वक्त में जंगलों में लगी सबसे भीषण आग है। इसे काबू करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं, मगर कुछ हिस्सों में इसे बुझाने में कई दिन लग सकते हैं। और शहर के आसपास 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। ज्यादा गर्मी और कम बारिश की वजह से ऐसे हालात बने हैं। माना जा रहा है कि इसके लिए क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है। दूसरी ओर दक्षिणी जापान में भारी बारिश तबाही मचा रही है। बाढ़ जैसे हालात और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। कागोशिमा में नदियों और पहाड़ी इलाकों में चट्टानों के आसपास रहने वाले लोगों को सेफ जगह जाने के लिए कहा गया है। जापान के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बाद भारी बारिश हुई है। इस हफ्ते की शुरुआत में जापान में सबसे ज्यादा 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अफ्रीकी देश घाना में उस मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें देश के रक्षा और पर्यावरण मंत्री की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति जॉन महामा ने कहा है कि फ्लाइट का डेटा और वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं। एक स्पेशल टीम इस एक्सीडेंट के कारणों की जांच कर रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस में मिलेंगे। इसे ऐतिहासिक सम्मेलन बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में होने वाली इस बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच के पुराने संघर्ष को खत्म करना है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काराबाख इलाके को लेकर 2 बार जंग हो चुकी है। अजरबैजान ने 2 साल पहले मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर काराबाख को अपने कब्जे में ले लिया था। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने लायक जानकारी देने के लिए इनाम की रकम दोगुनी कर दी है, $5 करोड़ कर दी है। अमेरिकन अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने मादुरो पर मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल जैसे क्रिमिनल गैंग्स के साथ मिलकर ड्रग्स की तस्करी करने और अमेरिका में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने इस कदम को हास्यास्पद बताया है। चैट जीपीटी हम में से कई इस्तेमाल करते हैं। कईयों के लिए महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल हो गया है। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी एआई इसका अपडेटेड वर्जन लेकर आई है। कंपनी का कहना है कि ये नया वर्जन पहले से ज़्यादा भरोसेमंद और भाषा को बेहतर तरीके से समझता है। नया वर्जन कम गलतियां भी करता है। बीबीसी संवाददाता मार्क चीजलैक ने इसका प्रीव्यू किया। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दीजिए, यानी कुछ शब्द लिखिए और वो काम करना शुरू कर देता है। AI इंडस्ट्री के ऑब्जर्वर्स अमेरिका की सिलिकॉन वैली की कंपनी OpenAI के नए AI मॉडल का इंतजार कर रहे थे। नवंबर 2022 में OpenAI चैट जीपीटी 3 लेकर आई और लोग इसके दीवाने हो गए। लोग जब भी जनरेटिव AI के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर उनके दिमाग में चैट जीपीटी आता है। अब चैट जीपीटी 5 आ गया है। चैट जीपीटी 5 में आप जिस भी फील्ड की जानकारी चाहते हैं
उस फील्ड में PhD लेवल का एक्सपर्ट मिलेगा। 300 अरब डॉलर वाली कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी लॉन्च है। कंपनी को अभी तक फायदा नहीं हुआ है क्योंकि AI बनाना काफी खर्चीला काम है। कई लोग डरते हैं कि ये एक बबल है, यानी इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। ये सिस्टम जितने भी असरदार हों, लेकिन अभी तक ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो पाए हैं। डर ये भी है कि अगर इसे लेकर एक्साइटमेंट बना नहीं रहा तो ये बबल फूट सकता है। GPT-5 has a few cosmetic differences. GPT-5 में पिछले वर्जन की तुलना में कुछ छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इसमें अभी भी वही प्रॉम्प्ट विंडो है जहां आप सवाल लिखते हैं या कुछ करने को कहते हैं, फिर ये काम शुरू कर देता है। OpenAI कहती है कि यह मॉडल पुराने मॉडल से ज्यादा भरोसेमंद है, बेहतर कोड बनाता है और ज्यादा अच्छे तरीके से लिखता है। ये मॉडल कम हैल्यूसिनेशन करता है। AI हैल्यूसिनेशन का मतलब है जब मॉडल या चैटबॉट कुछ गलत या झूठी जानकारी देने लगता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये पहले जैसा ही है, बस थोड़ा बेहतर। Evolution rather than... तो ये OpenAI ने बड़ा बदलाव नहीं बल्कि सुधार किया है। लेकिन क्या ये काफी होगा? क्योंकि अब AI की दुनिया 2022 में ChatGPT के आने के मुकाबले दूसरे कई मॉडल से भरी हुई है। अब मेटा, X, चीन की डीप सीक और गूगल जैसी कंपनियों के AI भी मार्केट में आ गए हैं। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में कहा था, AI उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह है जिसमें पहला परमाणु बम बनाया गया था। ऑल्टमैन को बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है, लेकिन सही में बात इतनी बड़ी है तो हमें खतरों के बारे में भी सोचना होगा। BBC संवाददाता मार्क चिज़लैक की रिपोर्ट। और दुनिया के सबसे खूबसूरत स्नेल्स क्या आपने देखे हैं? ये कहाँ मिलते हैं? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि इनकी प्रजाति विलुप्त भी हो रही है? ये है पोलीमिता स्नेल्स। ये क्यूबा में पाए जाते हैं और ये इतने कलरफुल होते हैं जिस वजह से ये बन जाते हैं सबसे खूबसूरत स्नेल्स। अब क्यूबा के साइंटिस्ट और नॉटिंगम के एक्सपर्ट्स इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? देखिए BBC संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट में। ये हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत स्नेल्स यानी घोंघे। एक्सपर्ट्स तो कम से कम यही मानते हैं। क्यूबा के ये खास स्नेल्स वैसे तो दुर्लभ हैं, लेकिन इनके शेल्स ऑनलाइन आसानी से खरीदे जा सकते हैं। हम ऑनलाइन देख पा रहे हैं कि UK में पोलीमिता शेल्स मिल रहे हैं। जिन शेल्स को लोग सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें कभी जान हुआ करती थी। अगर इन्हें ऐसे ही क्यूबा से इकट्ठा कर बेचा जाता रहा तो इनकी स्पीशीज ही खत्म हो जाएंगी, इसलिए इन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। नॉटिंगम के इस लाइफ साइंस स्कूल में पोलीमिता स्नेल के DNA की जांच हो रही है। ये पता करने की कोशिश भी हो रही है कि इनको कैसे इनके रंग मिले हैं। इस खास स्नेल पर शोध करने वाले लोग इनकी ब्रीडिंग करा रहे हैं। किसी भी स्नेल से टिश्यू निकालकर हमें इनके जीन के बारे में जानकारी मिल सकती है। इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से इन्हें बचाने में मदद मिलेगी। इन पोलीमिता स्नेल्स को या फिर उनके शेल्स को क्यूबा से बाहर ले जाना गैर कानूनी है। इन पर रिसर्च कर रहे लोगों को लगता है कि इनके बायोलॉजिकल रहस्य को समझने के बाद इन रंग बिरंगे छोटे से जीवों को क्यूबा के जंगल में रखना आसान होगा। BBC संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पोर्तो नोवो में चल रहे मास्क फेस्टिवल की झलकियां। इसका नाम है बेनिन मास्क फेस्टिवल। अगस्त के पहले वीकेंड पर यह फेस्टिवल होता है। वहाँ वेस्ट अफ्रीका में मौजूद बेनिन में इस इलाके में इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने दूर दूर से हजारों लोग आते हैं और अपने पूर्वजों की याद और परंपरा को कायम रखने के लिए इनमें से कईयों को भरोसा है कि इस मास्क को पहनने से उनकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आते हैं। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम फिर हाजिर होंगे।